ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोग जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तक डिस्कस कर लिया है कि हमारे इंडिया में किस तरीके के ऑक्यूपेशन इंडिपेंडेंस के समय लोग कर रहे थे। ओके, अभी हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था उस समय। तो पहले ये समझ लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। देखो, जब हम लोग किसी एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब ये रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर से कि वहाँ पे कौन कौन से इकोनॉमिक चेंजेस और कौन कौन से सोशल चेंजेस हुए हैं। इकोनॉमिक चेंजेस मतलब कि वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, वहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ का बैंकिंग सिस्टम कैसा है, और वहाँ पे पावर एंड एनर्जी की क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, यानी कि बिजली वगैरह प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। और सोशल चेंजेस में हम क्या चीज़ देखते हैं कि वहाँ पे एजुकेशनल ग्रोथ कैसा चल रहा है, वहाँ पे एजुकेशन कितना डेवलप्ड है, वहाँ पे की हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी अवेलेबल है, यानी हॉस्पिटल्स वगैरह अवेलेबल है या नहीं है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ कैसी है, यानी कि वहाँ पे के लोग किस तरह के जो है घरों में रहते हैं। ओके, तो जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब होगा ये सारे पॉइंट्स, यानी कि वहाँ का इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट कैसा है। ओके, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, कम्युनिकेशन मतलब कि पोस्टेज सिस्टम कैसा है, पोस्ट ऑफिस वगैरह है या नहीं है, ठीक है, और नेटवर्क सिस्टम कैसा है, बैंकिंग सिस्टम कैसा है, कितने बैंक्स हैं, बैंकों के कौन कौन से ब्रांचेज हैं, ठीक है, कहाँ पे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब हो गया। अब आगे देखते हैं कि भाई इंडिपेंडेंस के समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा था। देखो, बहुत अच्छा तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं था। जो भी था वो जो भी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ था वो जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए हुआ था, यानी उसके पीछे मोटिव जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचाना था, ब्रिटेन को फ़ायदा पहुंचाना था। देश को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। जैसा कि ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया ही था कि रेलवे का जो डेवलपमेंट किया गया था वो मेनली किस लिए किया गया था, जिससे कि रॉ मटेरियल को पोर्ट्स तक लाया जा सके और फिर फिनिश गुड्स जो कि ब्रिटेन से आ रहा है उसको पूरे देश में फैलाया जा सके। ठीक है, ऐसे ही कम्युनिकेशन सिस्टम में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम रखा गया था। बैंकिंग फैसिलिटीज़ तो कुछ खास थी नहीं। ओके, चलिए, तो आइए हम लोग इन सब पॉइंट्स को डिटेल में देखते हैं कि कैसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस के समय था। और चलिए, ओके, देखिए, तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उसके लिए 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। इन चारों पॉइंट्स को देखा जाए तो रेलवे का डेवलपमेंट तो हुआ था कुछ हद तक, लेकिन वो मेनली किस लिए हुआ था, जिससे कि ट्रांसपोर्ट किया जा सके फिनिश गुड्स का। और वो भी कहाँ से आ रहे थे फिनिश गुड्स, जो कि ब्रिटेन से इंपोर्ट किए जा रहे थे और उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था पूरे के पूरे कॉलोनियल इंडिया में, यानी कि पूरे इंडिया में फैलाने के लिए, जिससे कि ब्रिटेन से जो भी सामान आ रहे हैं सी पोर्ट्स तक, तो मान लो समुद्री जहाज़ से आ जा रहे हैं और वहाँ से फिर सामान पूरे देश में फैल जाए, इसलिए रेलवे का डेवलपमेंट किया गया। और साथ में जिससे कि जो है साइज ऑफ द मार्केट, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट का जो साइज ऑफ द मार्केट है वो इम्प्रूव हो सके, वो बढ़ सके, इसीलिए रेलवे का डेवलपमेंट किया। यानी इसके पीछे रेलवे के डेवलपमेंट के पीछे मेन एम क्या था, जिससे कि ब्रिटेन का जो फिनिश गुड्स है वो पूरे देश में फैल सके और ब्रिटिश प्रोडक्ट का जो मार्केट है वो इंडिया में पूरी तरह से वाइड हो सके, बड़ा हो सके। ठीक है, और फिर उसके बाद पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया गया था, कुछ पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया गया था। तो पोर्ट्स का जो डेवलपमेंट किया गया था उसके पीछे भी सीधे रीज़न यही था, जिससे कि इंडिया से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जा सके ब्रिटेन में, और फिनिश गुड्स जो कि ब्रिटेन में बन रहे थे, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स जो थे, उनका इंपोर्ट किया जा सके। ठीक है, यानी पोर्ट्स का भी डेवलपमेंट जो किया गया था वो भी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के फ़ायदे के लिए किया गया था, ना कि अपने देश के फ़ायदे के लिए किया गया था। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राफ फैसिलिटीज़ कुछ अवेलेबल की गई थी, कुछ डेवलपमेंट पोस्टेज एंड टेलीग्राफ के लिए किया गया था। तो वो भी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए किया गया था। यानी कि कम्युनिकेशन फैसिलिटी जो प्रोवाइड कराई जा रही थी देश में, वो भी सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इफ़िशियंसी को बढ़ावा देने के लिए कराई जा रही थी, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सही तरीके से चला सकें। कुछ रोड्स का भी डेवलपमेंट किया गया था, लेकिन वो रोड्स भी डेवलप किए गए थे किस लिए, जिससे कि रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जा सके कहाँ तक, पोर्ट्स तक रॉ मटेरियल लेके आएँ और वहाँ से फिर ब्रिटेन में जो है
एक्सपोर्ट कर दिया जाए, और फिनिश गुड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ही, जो कि ब्रिटेन से आ रहे थे फिनिश गुड्स, उन्हीं के ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही रोड का डेवलपमेंट किया गया था। तो इन चारों पॉइंट को देखने से क्या पता चल रहा है? चारों पॉइंट को देखने से पता चल रहा है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया गया है, वो डेवलपमेंट के पीछे मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव था सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का फ़ायदा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का फ़ायदा, और एक तरीके से पूरा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया का कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया गया, ठीक है, शोषण किया गया। ओके, इसी वीडियो में हम लोग एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि रेलवे का क्या इम्पैक्ट था इंडिया पे, रेलवे का क्या इम्पैक्ट था। तो देखो, जहाँ तक है कि इसका मेन इम्पैक्ट जो है मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी डिटेल डिस्कशन इसमें हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो रेलवे फैसिलिटेटेड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि रेलवे की वजह से एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हुआ। तो एक तरीके से तो ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि भाई पहले जो इस एग्रीकल्चर से जो गुड्स निकलते थे, वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए निकलते थे? सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए निकलते थे, यानी कि अपना लाइफ चलाने के लिए ही फार्मर्स जो भी प्रोडक्शन कर रहे थे एग्रीकल्चर में, वो कर रहे थे। लेकिन अब फार्मर जो है वो इस एग्रीकल्चर को एक बिज़नेस की तरह से देखने लगे कि भाई हम इस अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से बिज़नेस भी कर सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि अब रेलवे के डेवलपमेंट की वजह से ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे, वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफ़र किए जा रहे थे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे। और हाँ, ये जो भी प्रोडक्ट थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, वो मूव्ड हो रहे थे डिस्टिंक्ट प्लेसेस, यानी कि दूर दूर के प्लेसेस तक पहुँचाए जा रहे थे, जिसकी वजह से जो फार्मर्स का आउटलुक था, यानी कि फार्मर्स जो सोच रहे थे कि भाई सिर्फ और सिर्फ खेती किस लिए की जाती है? सब्सिस्टेंस के लिए। उनका सोच बदला कि नहीं, अब वो एग्रीकल्चर के थ्रू बिजनेस भी कर सकते हैं और अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो अब इसमें जो है कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट दे रखा है। इन दोनों इम्पैक्ट को हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो देखो, रेलवे फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट। ओके, यानी हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट था वो रेलवे की वजह से थोड़ा एक्सपैंड हुआ। क्यों भाई? क्योंकि अब हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का मौका मिला। हमारा जो भी प्रोडक्ट था वो रेलवे के थ्रू सी पोर्ट्स तक पहुंचाया जाता था और वहां से फिर एक्सपोर्ट किया जाता था। भले ही ब्रिटेन में करते थे, बट हम कुछ जो है एक्सपोर्ट करना तो सीखें। एटलीस्ट हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का और रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट करना तो शुरू किए, और इंपोर्ट भी हमारी बढ़ी, यानी कि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट था वो एक्सपेंड हुआ। ओके, रेलवे फैसिलिटेट कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन करने में रेलवे ने हेल्प की। कैसे? भाई हमारे यहाँ के जो भी गुड्स थे वो डिस्टिंक्ट प्लेसेस तक, यानी कि दूर दूर के प्लेसेस तक पहुँचाए जाने लगे थ्रू रेलवे। ओके, जिसकी वजह से हुआ क्या? जो फार्मर लोग थे उनके अंदर थोड़े चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए? कि अब वो जो है फार्मिंग को जो है बिज़नेस की तरह से देखने लगे, ना कि सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस के बजाय। यानी कि पहले सोचते थे कि भाई सिर्फ और सिर्फ खेती किस लिए की जा रही है? खाने पीने के लिए की जा रही है, जिससे कि साल भर का खाना पीना चल सके। अब वो खेती को एज अ बिज़नेस देखने लगे, जिससे कि उनका जो है आउटलुक चेंज हुआ और वो अपनी इनकम कमाने के बारे में सोचने लगे। ओके, आगे देखिए। ओके, रेलवे enables people to break the barriers of distance and undertake journey to far off places, यानी कि रेलवे ने लोगों के बीच की दूरियां एक तरीके से कम कर दी, क्योंकि अब वो दूर दूर तक जो है जर्नी कर पा रहे थे और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पा रहे थे। जब वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पा रहे थे तो जो उनका कल्चर था, जो उनकी संस्कृति थी, वो दूर दूर तक फैलती जा रही थी। ओके, आगे, फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ओइंग टू रेलवे हेल्प्ड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ फैमाइंस। यानी जब ये फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स होने लगा, यानी कि जो फूड ग्रेन्स था वो बहुत तेज़ी से दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने लगा थ्रू रेलवे की हेल्प की वजह से। तो हुआ क्या? जो फैमाइंस होता था पहले जो है फैमाइंस का सिचुएशन जनरेट हो जा रहा था, यानी कि भुखमरी की सिचुएशन जो जनरेट हो जा रही थी देश में, वो कम होने लगी। क्यों? क्योंकि जिस भी जगहों पे वो फूड ग्रेन्स की कमी पड़ती थी, वहाँ पे जो है रेलवे के थ्रू जल्दी से जल्दी फूड ग्रेन्स पहुँचाए जाते थे। यानी कि वो सिचुएशन भुखमरी की सिचुएशन जनरेट होने से पहले वहाँ तक जो है फूड ग्रेन की सप्लाई कर दी जा रही थी। ओके, तो ये 4 पॉइंट आपने पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा। क्या
कि हमारा जो है कुछ डोमेस्टिक मार्केट का एक्सपेंशन हुआ, ओके, एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हुआ, लोगों को ये सोच बदली कि भाई एग्रीकल्चर के थ्रू अब हम कमा भी सकते हैं, और लोगों के बीच की दूरियां कम हुई क्योंकि अब हम एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से पहुंच पा रहे थे और हमारा कल्चर भी दूर दूर तक फैलने लगा, ठीक है। और फेमाइंस कंट्रोल किया गया, क्यों, जिससे कि फेमाइंस मतलब भुखमरी वगैरह को कंट्रोल किया गया। दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे अनाज नहीं हुआ था, नहीं हो पा रहा था, वहाँ तक अनाज को पहुँचाया जा रहा था, ठीक है। अब कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग देख लेते हैं इसके में। पहला क्या है कि रेलवे कंट्रीब्यूट्स टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी का कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में रेलवे ने काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट किया। तो बिल्कुल किया, इस बारे में तो हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया गया है कि रेलवे का डेवलपमेंट मेन इसीलिए किया ही गया था जिससे कि इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। तो इंडिया से जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जा रहा था वो रेलवे के थ्रू सी पोर्ट्स तक पहुँचाया जा रहा था। रेलवे के थ्रू जो है फील्ड से लेकर के, यानी कि खेतों से उठा करके सामान कहाँ तक पहुँचाया जा रहा था, सी पोर्ट्स तक पहुँचाया जा रहा था, जिससे कि उसे ईजिली एक्सपोर्ट किया जा सके ब्रिटिश इकोनॉमी में। तो इससे फ़ायदा किसको हो रहा था, ब्रिटिश इकोनॉमी को तो फ़ायदा हो रहा था, और एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा था, इंडियन इकोनॉमी का, ओके। दूसरी तरफ जो ब्रिटिश से फिनिश गुड्स निकल के आ रहे थे, यानी कि ब्रिटेन से जो भी फिनिश गुड्स निकल के आ रहे थे उसका इंपोर्ट किया जाने लगा इंडियन इकोनॉमी में, और इंपोर्ट करके कहाँ तक आता था, वो सी पोर्ट्स तक आता था। फिर सी पोर्ट से ईजिली पूरे देश के अंदर जो है फैला दिया जा रहा था। तो इस किस लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल, जिससे कि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट है उनका सेल बढ़ सके। अब ब्रिटिश प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा तो फ़ायदा किसको होगा, ब्रिटेन को, और नुकसान किसका है, इंडियन इकोनॉमी का। कैसे, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया है कि इस वजह से, इन दोनों पॉइंट्स की वजह से क्या हुआ था, हमारा हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस पूरा चौपट हो गया था, ओके। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस था वो बर्बाद हो गया था, हमारा बिजनेस एक तरीके से चौपट हो गया था। आगे देखिए, यानी कि हुआ क्या भाई, द स्प्रेड ऑफ रेलवे लेड टू द स्प्रेड ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। यानी कि ये जो स्प्रेड ऑफ रेलवे था, रेलवे का जो फैलाव था वो किसके लिए फ़ायदेमंद था, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश प्रोडक्ट के मार्केट के लिए फ़ायदेमंद था। यानी कि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट था वो किसके लिए रह गया, अब ब्रिटिश प्रोडक्ट के मार्केट के लिए रह गया। तो ये कुछ इम्पैक्ट हम लोगों ने रेलवे के देखे। ओके, तो इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ब्रिटिश रूल का था या नहीं। इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो सर्टेनली अगर बात कहें तो नहीं, ठीक है, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं था। अगर हम लोग विद द रेफरेंस ऑफ मोटिव के साथ बात करें कि ब्रिटिश रूल ने जो भी डेवलपमेंट का काम किया उसके पीछे मोटिव क्या था, तो उस मोटिव को ध्यान में रख के बात कहें तो भाई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन फिर भी जो है अपने मोटिव को पूरा करते करते अपने मोटिव को पूरा करते करते कुछ बेनिफिट्स बेनिफिट इंडिया को भी हुए, ठीक है, ओके। उनका मोटिव क्या था भाई, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन इसको करते करते उन लोगों ने कुछ हद तक तो जो है पॉजिटिव इफेक्ट दिखाया भारत पे, यानी कुछ फ़ायदे भारत को दिए। अब वो क्या क्या है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो क्या किया गया, कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर, यानी जो फार्मर थे जो कि पहले फार्मिंग को सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस पर्पज़ से करते थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपना लाइफ चलाने के लिए करते थे। अब उनका आउटलुक चेंज हुआ और अपने फार्मिंग को उन लोगों ने कॉमर्शियल पर्पज़ से करना शुरू किया, ठीक है। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि भाई जो है किसानों को ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती कराई गई, ठीक है भाई, ज़बरदस्ती कराई गई, थोड़ा सा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ, लेकिन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी उसका निकल के आया कि उनकी सोच बदली, फार्मर्स की सोच बदली। फार्मर्स को ये समझ में आया कि वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन के थ्रू वो जो है बिज़नेस भी कर सकते हैं, है ना, उस प्रोडक्शन के थ्रू, यानी कि एग्रीकल्चर के थ्रू बिज़नेस भी किया जा सकता है, ओके। तो देखिए क्या है, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल एक्सपोज्ड द सबसिस्टेंस फार्मर्स टू अनसर्टेन ऑफ द मार्केट, यानी कि जो हमारे सबसिस्टेंस फार्मर्स थे उनको अनसर्टेनिटीज़ का पता चला मार्केट का, ठीक है। बट इट ऑल्सो लेड टू ग्रेजुअल चेंज इन द आउटलुक ऑफ द फार्मर, यानी कि फार्मर्स के आउटलुक में एक बहुत बड़ा चेंज आया। क्या चेंज आया, द फार्मर्स स्टार्टेड कंसिडरिंग मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूस एज एन important determinants of the
ऑफ देयर प्रोडक्शन डिसीजन, यानी कि अपने प्रोडक्शन डिसीजन को ले करके उनके माइंड में चेंज आया कि भाई अब वो किस पे कंसीडर करने लगे, अब वो मार्केट प्राइस पे कंसीडर करने लगे कि भाई जिस चीज़ का मार्केट प्राइस ज़्यादा होगा वो उस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे जिससे कि वो बिज़नेस कर सकें एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो पहला फ़ायदा क्या हुआ ब्रिटिश रूल में कि कॉमर्शियल आउटलुक आया फार्मर्स को। अगला देखिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हुआ क्या, जो रेलवेज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो रेलवेज़ का डेवलपमेंट किया गया, रोडवेज़ का डेवलपमेंट किया गया, तो अब इन रेलवेज़ एंड रोडवेज़ पे काम करने के लिए लोग तो चाहिए ना, तो अब जब लोग चाहिए तो फिर एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हुआ, यानी कि न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ आया, यानी कि भाई लोगों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला रेलवेज़ में, रोडवेज़ में, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। और साथ में जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल को चलाने के लिए भी जो है आदमियों की ज़रूरत थी, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, कुछ क्लर्क्स पे और कुछ जो है सोल्जर्स के रूप में भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था लोगों को। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में। आगे देखिए, कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, इसके बारे में हमने अभी जस्ट डिस्कशन किया है रेलवे के थ्रू। ओके, रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि जो रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जनरेट किया गया, डेवलप किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, यानी कि रेलवेज़ एंड रोडवेज़ का डेवलपमेंट किया गया था, उसके वजह से जो फूड ग्रेन थे उसका मूवमेंट बहुत तेज़ी से होने लगा, एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से पहुंचने लगे। उसका इम्पैक्ट क्या निकला कि जो फेमाइन अफेक्टेड एरियाज़ थे, यानी कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे सूखा पड़ जाता था, जहाँ पे भुखमरी की नौबत आ जाती थी, वहाँ पे फूड ग्रेन्स आसानी से पहुँचाया जाने लगा। ठीक है, जिससे कि फेमाइंस को कंट्रोल किया गया। ठीक है, आगे मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, आप लोग को याद होगा कि भाई राजा महाराजा के ज़माने में सोने का सिक्का चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, बार्टर सिस्टम चलता था, सोने के सिक्के चलते थे, लेकिन मनी इंट्रोड्यूस किसने किया देश में? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही मनी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, यानी कि मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ब्रिटेन ने ही यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो ये एक बहुत अच्छा जो है इम्पैक्ट निकल के आया ब्रिटिश रूल से, जिसकी वजह से हुआ क्या, चीज़ों की प्राइस फिक्स करने में हेल्प हुई और आसानी से चीज़ों का एक्सचेंज किया जाने लगा, खरीदा बेचा जाने लगा। अभी मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की वजह से क्या फ़ायदा हुआ देखिए। ठीक है, ग्रोथ ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटेटेड डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यानी इसके थ्रू लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने लगा और लेबर्स का डिवीज़न हो पाया, स्पेशलाइजेशन वगैरह में प्रॉपर इन लोगों को जो है वेजेस वगैरह दिया जाने लगा और चीज़ों की प्राइस फिक्स करने में भी काफ़ी हेल्प हुई। आगे देखिए, इफ़िशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो तो जो राजा महाराजा थे, राजा महाराजा के ज़माने में जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वो राजा महाराजा अपनी ही हमेशा चलाते थे। ठीक है, यानी राजा महाराजा ने जो डिसाइड कर लिया भाई कि ये आदमी चोर है तो वो चोर है। ओके, उनके लिए कोई कोर्ट, कोई पुलिस वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रूल करने आई, ठीक है, ब्रिटिश रूल जब यहाँ पे चल रहा था, तो फिर वहाँ जो है पुलिस वगैरह आई, उसके साथ कोर्ट वगैरह बने। ठीक है, कोर्ट वगैरह का डेवलपमेंट किया गया, जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते थे, आप अपनी आवाज़ उठा सकते थे। तो एक तरीके से कह सकते हो भाई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की स्टार्ट जो है, इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की स्टार्ट जो है ब्रिटिश रूल में की गई। ठीक है, किया गया। ओके, और यही नहीं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो भी ब्रिटिश रूल से बहुत सारे पॉइंट्स को उठा करके बना है। ठीक है, ब्रिटेन से बहुत सारे पॉइंट्स को ले करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिससे कि हमारे जो पॉलिटिशियंस थे उस समय इंडियन इंडिपेंडेंस के समय के, उनको जो है काफ़ी हेल्प हुई कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह बनाने में, और जो है जिससे कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव आसानी से चला सकें, उसमें भी काफ़ी हेल्प हुई। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग जो है अगला चैप्टर इसके बाद डिस्कस करेंगे।